everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you in the lecture on Indian economy. And in Indian economy we'll be doing the topic which is inflation. ठीक है, तो हम inflation आज करेंगे आपके जो फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है फिनेंस का, ठीक है, उसमें इन्फ्लेशन जो है आपका टॉपिक है. एंड इन मैनी ऑफ द अदर एग्ज़ाम्स इफ़ यू विल बी अपेयरिंग इन JKS एग्ज़ाम जो कि जून में प्रोबेबली रखा गया है, ठीक है, बाय JKPSC. तो अगर जो है मतलब वहाँ पे भी जो अगर आपने इकोनॉमी पढ़नी है तो इन्फ्लेशन जो टॉपिक है आपको वहाँ पे भी इकोनॉमी में पढ़ना पड़ेगा. सो जहाँ पे भी आपको इन्फ्लेशन का टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम में है, कहीं पे भी सिलेबस में है, तो आप यहाँ से जो मैं अभी आपको लेक्चर प्रोवाइड करने वाली हूँ, आप इससे आराम से ये जो कॉन्सेप्ट है समझ सकते हैं और इसको अपने एग्ज़ाम में यहाँ आप अपना यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. अब देखिए इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब जनरली प्राइस राइज होता है, महंगाई जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जनरली हम कहते हैं कि भाई महंगाई हो रही है या चीज़ों के जो प्राइसेस हैं, जो कमोडिटीज़ के या जो गुड्स के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं. ऐसा ही है, ठीक है. अब ऐसा तो है लेमन लैंग्वेज में, बट एक्चुअली होता क्या है कि जो प्राइस है ना वो एक तो कंसिडरेबल प्राइस इंक्रीज होना चाहिए और परसिस्टेंट. ठीक है, कंसिडरेबल का मतलब है कि जिसको हम मतलब जो हमारी नज़र में आए कि हाँ प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और परसिस्टेंट का मतलब है कि फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड. अगर वो प्राइस जो है वो इंक्रीज होता ही जा रहा है एक कांस्टेंट, मतलब कि एक काफ़ी लंबे समय के लिए, तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन बोलेंगे उसको हम. ठीक है, ओके, अभी हम और समझते हैं इसके बारे में. ठीक है, अब होता क्या है कि जिस भी रेट से जो जनरल लेवल ऑफ प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ओके, एक तो जनरल लेवल ऑफ प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, उससे जो हम कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जा रही है. जो हमारे खरीदने की जो पावर है, जो हमारी परचेजिंग पावर है, यानी कि जो मनी की वैल्यू है, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि जो मनी वैल्यू है या फिर जो परचेजिंग पावर है हमारी, वो कम होती जा रही है और प्राइस जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं. दैट स्टेज इज ऑल्सो सेड टू बी इन्फ्लेशन. ठीक है, अब देखिए ये हमने बोला कि प्राइस राइज जो है वो थोड़े लंबे समय के लिए प्राइस राइज जो है वो होना चाहिए, तभी वो इन्फ्लेशन कहलाएगा. प्लस अगर कोई एक कमोडिटी है, आपसे मार्केट आप जाते हो और किसी एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसको हम इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे. जब जनरली मोस्ट ऑफ द गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हो तब हम उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं. कि व्हेन मोस्ट ऑफ द गुड्स, ज़्यादातर जो कमोडिटीज़ हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं, उसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे, ना कि सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेके. ठीक है, तो एक तो कंसिडरेबल प्राइस होना चाहिए, परसिस्टेंट मतलब टाइमली, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए उसको, ठीक है, तभी हम उसको बोलेंगे. और मैक्सिमम जो मतलब मोस्ट ऑफ द गुड्स इन द मार्केट जो हैं वो महंगी होनी चाहिए, उसको तभी हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं. ठीक है, अब होता क्या है कि एक इकोनॉमी के लिए कहा जाता है कि 2 to 4% ऑफ इन्फ्लेशन जो है, 2 to 4% ऑफ इन्फ्लेशन इज़ कंसिडर्ड गुड फॉर एन इकोनॉमी. ठीक है, अब गुड क्यों कह रही हूँ, देखिए महंगाई जो है आप कह रहेंगे कि अच्छी कैसी होती है, तो हम कहते हैं कि कुछ लिमिटेड इन्फ्लेशन जो है, कुछ हद तक जो इन्फ्लेशन है वो एक इकोनॉमी, एक कंट्री की इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए अच्छी होती है. ठीक है, सम परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी. इसको हम कहते हैं कि जो इकोनॉमी है हमारी वो ग्रो कर रही है, इट इज़ एट अ ग्रोइंग स्टेज. ओके, कुछ लिमिटेड अमाउंट जो है इन्फ्लेशन का होना चाहिए, दैट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी. इन्फ्लेशन इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी अगर वो अंडर कंसिडरेबल उसमें हो तो. ठीक है, अब ये है क्या कि क्यों इन्फ्लेशन कैसे अच्छी है, एक छोटी सी, वैसे तो पता ही होगा आपको, ठीक है, नॉर्मली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बताती हूँ. देखिए इन्फ्लेशन कैसे अच्छा है इकोनॉमी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए कैसे अच्छी है. देखिए इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज हो रहा है. यही मतलब है कि प्राइस है किसी भी चीज़ का, किसी भी कमोडिटीज़ का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है. अब देखिए है क्या, हम सपोज कोई प्राइस, हम सपोज कोई प्रोडक्ट जो है वो खरीदते हैं मार्केट से. ठीक है, अब उसका कोई प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्ट कोई जो बिजनेसमैन है या कोई प्रोड्यूसर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, ऐसे वो प्रोडक्ट बना रहा है. ठीक है, अब उसने क्या करना है, उस मैन्युफैक्चरर ने क्या करना है, अपना जो प्रोडक्ट है
उसको वो अपने बिजनेस को अपर से अपने बिजनेस को वो एक्सपैंड करना चाहता है, ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, उस प्रोडक्ट में कोई नई फीचर्स ऐड करना चाहता है ना। अब अगर वो अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा तो उसको ज़्यादा लेबर्स की भी रिक्वायरमेंट है, उसको ज़्यादा रॉ मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट है, उसको अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी में भी थोड़ा एनलार्ज करना पड़े, उसको नई मशीनरी की भी रिक्वायरमेंट है। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ऑब्वियसली आप और ज़्यादा जो लेबरर्स हैं वो एम्प्लॉय करोगे, अपना रॉ मटेरियल इंक्रीज करोगे, मशीनरी बढ़ाओगे, देयर आर सो मेनी अदर खर्चे एक्चुअली विच आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस, राइट, विच आर एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरर को बेयर करने पड़ेंगे ना। ऑल दीज, ये जितनी भी जो खर्चा है, ठीक है, ये सारा जो है, ये सब जब सारा जो खर्चा है जब एक मैन्युफैक्चरर करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज होगा, प्राइस जो है प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा, ठीक है। नो डाउट दैट प्राइस हैज़ टू बी यू नो, वो जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो एक जो कस्टमर है उसको भी बेयर करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्राइस है वो प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसको अच्छी क्वालिटी मिल रही है, उसको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, प्लस ये टू एंड फ्रो आप कह सकते हो वाइस वर्सा होता है। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो भी ज़्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इट इज़ अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कुछ हद तक जो इन्फ्लेशन है वो अच्छी है, वो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करेगा जब उसमें नए फीचर्स ऐड करेगा, जब वो ज़्यादा लेबर्स को, जब उसकी कॉस्ट जो है जब उसको ज़्यादा पड़ेगी तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड द प्राइस, ठीक है। कॉस्ट होती है जो मैन्युफैक्चरर को पड़ती है, जो प्रोड्यूसर को पड़ती है, जो मैन्युफैक्चरर को पड़ती है, वो कॉस्ट होती है। प्राइस होता है जो कंज्यूमर्स जिस अमाउंट पे जो है प्रोडक्ट खरीदते हैं रिटेलर से या शॉपकीपर से, मार्केट से, वो होता है प्राइस। यानी कि कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, यानी हम लोगों को, कंज्यूमर्स को क्या पड़ती है? प्राइस पड़ती है किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। कॉस्ट का मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ी उस पर, ठीक है। उसके बाद वो टैक्स वगैरह, लॉजिस्टिक्स वगैरह सब लग के फिर अल्टीमेटली प्राइस डिसाइड होती है, ठीक है। तो अब जब प्रोड्यूसर को जब ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी तो प्राइस भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल दैट हाउ इन्फ्लेशन, मतलब कि प्राइस राइज जो है, ग्रेजुअली अगर प्राइस राइज हो रहे हो, थोड़े थोड़े अगर प्राइस राइज हो रहे हो, तो इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी, इट्स गुड फॉर इट्स ग्रोथ, ठीक है। लेकिन अगर जो प्राइस राइज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, आगे अभी देखेंगे, देर इज़ लॉट मोर टू डिस्कस इन दिस टॉपिक एक्चुअली। तो जब हम ज़्यादा ही अगर इन्फ्लेशन जो है वो ग्रो होने लगे, ज़्यादा ही महंगाई अगर बढ़ जाए, ये ज़्यादा इन केस में, ठीक है, इस केस में ज़्यादा जो पैसे हैं वो अवेलेबल है मार्केट में, ज़्यादा ही अगर मनी सप्लाई हो जाए तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर एन इकोनॉमी। नाउ हाउ दैट इज़ हार्मफुल वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए है क्या, एक्चुअली इसमें क्या है कि जो मनी वैल्यू है ना वो कम हो जाती है इन्फ्लेशन में, ठीक है। मार्केट में पैसा, इन्फ्लेशन के केस में जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है, तो अगर आपको कोई पूछे कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई है मार्केट में या डिक्रीज इन मनी सप्लाई है, सो देर इज डेफिनेटली एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द मार्केट। इन इन्फ्लेशन देर इज एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। देखिए, इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन है जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, मार्केट में पैसा जो है वो ज़्यादा होगा, जो इंटरेस्ट, यानी कि इस केस में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो बैंक्स ने जो इंटरेस्ट रेट रखे हैं वो कम हैं, इंटरेस्ट रेट कम है, तो इसकी वजह से मार्केट में जो पैसा है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये सब चीज़ें खैर अभी आगे मैं आपको ये अच्छे से अभी आगे हम और डिस्कस करेंगे, जब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसकी बड़ी सारी मेजर्स हैं जो कि RBI लेती है, ठीक है, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी हम आगे देखेंगे। अब देखिए इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है बेसिकली इन्फ्लेशन में। तो इन्फ्लेशन की बड़ी सारी टाइप्स हैं, हमने वो पढ़नी है, ठीक है। जैसे ये इस पेज में हम जो है टाइप्स पढ़ेंगे। देन वी हैव सम थेरीज एंड कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, वो पढ़ेंगे। उसके बाद मेथड्स टू मेजर इन्फ्लेशन, कि कैसे हम इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं, वो इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम WPI CPI का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर रिलेटेड विद इन्फ्लेशन, ठीक है। इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड विद इन्फ्लेशन, वो सब चीज़ें, डिफ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, सो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, लास्ट में हम करेंगे कि कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ठीक है, वो सब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए टाइप्स क्या है इन्फ्लेशन की, बेसिकली ऑन द लेवल ऑफ स्वेरिटी, मतलब कितनी स्वेयर है इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने
और रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कितनी रेट है इन्फ्लेशन की, उस पर हमने ब्रॉडली कैसे इनको कैटेगराइज किया है इन्फ्लेशन को. इनफैक्ट देर आर अदर टाइप्स ऑल्सो, ठीक है, इंक्लूडिंग द लेवल ऑफ सेवेरिटी एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन. देर आर अदर टाइप्स ऑल्सो विच विल बी डिस्कसिंग. सो द फर्स्ट वन इज लो इन्फ्लेशन. नाउ दिस लो इन्फ्लेशन इज ऑल्सो सेट टू बी मॉडरेट इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन. नाउ द क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, मतलब धीरे धीरे चलना सॉर्ट ऑफ, ठीक है, और मॉडरेट इन्फ्लेशन और लो इन्फ्लेशन मीन्स इट इज अ प्राइस राइज स्लोली. जब स्लोली जो है प्राइस राइज हो रहे हों, जो कि प्रिडिक्टेबल हों, मतलब ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल हों कि भाई इतना प्राइस बढ़ना है, प्रिडिक्टेबल हों, स्लो हों, ठीक है, और ये जो रेट है ये सिंगल डिजिट में हो. जैसे मैंने आपको बताया कि 2 to 4% जो है इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है. अगर 5% के ऊपर इन्फ्लेशन चले जाए फिर थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है. इतनी भी अलार्मिंग नहीं होती वैसे, ठीक है, 5-6 तक. उसके ऊपर जब इन्फ्लेशन चली जाए तो फिर थोड़ी मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ी वरी की जो सिचुएशन है वो अराइज हो जाती है. फॉर एग्जांपल अभी एट प्रेजेंट जैसे श्रीलंकन क्राइसिस चल रहे हैं, तो श्रीलंका में भी इन्फ्लेशन वहाँ पे जो है 21 पॉइंट से ऊपर, ठीक है, 21 से ऊपर जो है 21% से ऊपर जो है इन्फ्लेशन जा चुकी है श्रीलंका में एट प्रेजेंट, ठीक है. तो जो है अलार्मिंग है. इनफैक्ट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी अभी सिचुएशन अलार्मिंग है. अभी आगे डिस्कस करते हैं इंडिया के भी इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है. तो जब इन्फ्लेशन जो है वो क्या है, सिंगल डिजिट में है, ठीक है. इन केस ऑफ स्लो इन्फ्लेशन पीपल आर विलिंग टू सेव मनी एंड पुट इनटू द बैंक डिपॉजिट्स. यहाँ पे लोगों को सेविंग जो है लोग यहाँ पे ठीक करते हैं, ठीक है. जो सेविंग्स है जो भी लोगों की वो अपने बैंक डिपॉजिट्स में, मतलब बैंक में डिपॉजिट करा के रखते हैं. इसको मॉडरेट और क्रीपिंग भी कहते हैं. इट इज़ एक्चुअली अ गुड साइन ऑफ ग्रोथ. ये अच्छी इन्फ्लेशन होती है ये, एंड इट शुड बी बिटवीन 2 to 4%. इवन इफ इट गोज बियॉन्ड 4% लाइक 5 to 6% इट्स ओके, बट बियॉन्ड दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ वरी फॉर द गवर्नमेंट टू थिंक अपॉन कि क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव गैलोपिंग इन्फ्लेशन. नाम से ही आपको पता चल रहा होगा गैलोपिंग इन्फ्लेशन. जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहुंच जाती है और इन सम केसेस ट्रिपल डिजिट में पहुंच जाती है, उसको कहते हैं जी गैलोपिंग इन्फ्लेशन. डबल और ट्रिपल, समटाइम्स ट्रिपल, ठीक है. आप इमेजिन करिए 20, 100 या 200% और 400% और 300%, ठीक है, इवन मोर देन दैट. तो दैट इज़ अ गैलोपिंग. अगर मैं 999 की बात करूं तो वो भी जो है किस में आएगा, गैलोपिंग इन्फ्लेशन में आएगा. मतलब 1000 जो है यानी 4 डिजिट से कम जो भी होगी, 3 डिजिट में जो होगी, 900 अगर है तो दैट इज ऑल्सो अ गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है. एंड ये कहाँ पे होती है, इट इज़ फाउंड इन कंट्रीज़ जहाँ पे वीक गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे वॉर लाइक सिचुएशन है या कहीं पे रेवोल्यूशन आया है, कोई वॉर. आपने देखा होगा कि जब भी वॉर के बाद जब हम अपनी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर्स हुई थी उसके बाद जो इन्फ्लेशन जो है, इकोनॉमीज़ जो है कंट्रीज़ की वो काफ़ी आप कह सकते हो कि काफ़ी बुरी हालत थी इकोनॉमीज़ की. तो देयर वर इन्फ्लेशन एट दैट टाइम ऑल्सो, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा कि जो लोग हैं वो गुड्स को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे. दे विल होर्डिंग ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स को स्टॉक करने लगेंगे, ठीक है. ज़्यादा जो है घर खरीदने लगेंगे, ठीक है. और मतलब दे वुड नेवर लेंड मनी, ठीक है, एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स पे वो मनी अपनी नहीं देंगे. तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन यानी कि इस टाइम पे भी आप कह सकते हो कि मार्केट में जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा है इस यहाँ पे, और परचेजिंग पावर जो है मनी की वो बहुत कम है इस केस में. परचेजिंग पावर इज़ वेरी वेरी लेस इन दिस केस, यानी कि मनी की जो वैल्यू है वो बहुत कम है, ठीक है. पैसा मार्केट में है लेकिन जो मनी की वैल्यू है वो बहुत कम है इस केस में, ठीक है. सो दिस इज़ द गैलोपिंग इन्फ्लेशन. फॉर एग्जाम्पल ये रिसेंट जो है मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि श्रीलंका में देर इज़ 21.5% इन्फ्लेशन जो है अभी चल रही है. देखिए इन्फ्लेशन वी डू कैलकुलेट, अभी आगे हम पढ़ेंगे. जैसे हमारे पास एक होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स. दीज आर दी मेथड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेजर मेथड्स होते हैं, ठीक है. मैं 3 मेथड्स आपको पढ़ाऊंगी बट 2 मेजर मेथड्स होते हैं. एक होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. वो क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है. लेकिन आप देखिए WPI और CPI, इसके बेसिस पे होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन दोनों मेथड्स के बेसिस पे WPI के और CPI के बेसिस पे हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. और ये जो WPI है और CPI जो है ये दोनों मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं हम.
कब करते हैं, मंथली बेसिस पे, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि जब इन्फ्लेशन है वो कैसे कैलकुलेट होती है, वो मंथली कैलकुलेट होती है और वो एनुअली भी कैलकुलेट होती है, ठीक है। एक तो हर मंथ निकलेगा कि भाई इतनी WPI इन्फ्लेशन इतनी है, CPI इन्फ्लेशन इतनी है, और एनुअली भी निकलेगा कि इतनी एनुअल जो इन्फ्लेशन है वो इतनी है, ठीक है। और फिर हम एनुअली कंपेयर कर सकते हैं इन्फ्लेशन को कि लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन इतनी थी, इस टाइम पे अभी प्रेजेंट ईयर में इन्फ्लेशन इतनी है। तो आप देख सकते हो कि अगर ये जो है मार्च की 2022 की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका में 21.5% इन्फ्लेशन थी। तो यू कैन सी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इट हैज़ रीच्ड अप टू 2 डिजिट इन्फ्लेशन जो है वो रीच हो चुकी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, हाइपर मतलब ये तो इससे भी ज़्यादा, गैलोपिंग से भी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइसेस हैं दे शूट अप एट इवन मोर देन 3 डिजिट रेट पर एनम, ठीक है, ये शूट कर जाते हैं। इट इज़ अगेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्या होता है, पेपर करेंसी की यहाँ पे वैल्यू तो रहती ही नहीं है, पेपर करेंसी की वैल्यू ही नहीं रहती है, ठीक है, वैल्यू ही नहीं रहती है। कहते हैं अर्लियर 1920s में जो जर्मनी है वहाँ पे क्या हुआ था कि जर्मनी जो है अपने टैक्सेस रेज नहीं कर पाई थी ड्यू टू वीक गवर्नमेंट, ठीक है, टैक्सेस अपने रेज नहीं कर पाई थी और उसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो प्रिंट करना शुरू कर दिया, ठीक है, पैसा गवर्नमेंट ने प्रिंट करना शुरू कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने बिल्स, अपने एक्सपेंडिचर जो है उनको पूरा करने के लिए क्या किया, पैसा ज़्यादा प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो करेंसी है वो वर्थ लेस हो गई, ठीक है। एंड पीपल यूज टू कैरी मनी इनटू द बैग्स टू परचेज गुड्स, ठीक है। पैसा था बहुत ज़्यादा, लेकिन पैसा अवेलेबल बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस पैसे की जो वर्थ है वो नहीं रही थी, ठीक है, वो डी वैल्यू हो गई थी, करेंसी की जो वैल्यू है वो नहीं रही थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज वी हैव दिस सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इज दिस सप्रेस्ड इन्फ्लेशन? सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होती है, देखिए, एक होती है बेसिकली सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, एक होती है ओपन इन्फ्लेशन, ठीक है। सो वी हैव वन सप्रेस्ड इन्फ्लेशन एंड वन ओपन इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इज दिस सप्रेस्ड इन्फ्लेशन एंड ओपन इन्फ्लेशन? पहले ओपन इन्फ्लेशन समझ लेते हैं। देखिए, ओपन इन्फ्लेशन दैट इज दैट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल और रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन नहीं चलेगा, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं चलेगा, वहाँ पे ओपन इन्फ्लेशन होगी। तो ओपन इन्फ्लेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। जहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस ही नहीं हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। उसी का ऑपोजिट आप कह सकते हो होती है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, सप्रेस का मतलब समझ लो कि इन्फ्लेशन को सप्रेस किया जा रहा है। या इस केस में क्या होता है कि जो यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल मेजर्स किए जाते हैं। जो गवर्नमेंट है वो कुछ कंट्रोल मेजर्स करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ओके। तो इस केस में क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रही है क्योंकि कंट्रोलिंग मेजर्स हैं, तो इसलिए इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन मतलब अगर ये कंट्रोल मेजर्स नहीं होते तो फिर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हेन प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज इन स्पाइट ऑफ प्राइस कंट्रोल बट लेस देन पोटेंशियल रेट। जितनी पोटेंशियल रेट पे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती थी, उतनी पोटेंशियल रेट पे इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं हो रही है ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स और ड्यू टू द कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए व्हाट इज अ सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन सिंपल है, आप इतना समझिए कि ये इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है सप्रेस्ड की जो कि मतलब आप कह सकते हो कि प्राइस कंट्रोल है, इन्फ्लेशन कंट्रोल है ड्यू टू दी कंट्रोलिंग मेजर्स, ठीक है। जो कंट्रोलिंग मेजर्स की वजह से जो इन्फ्लेशन को सप्रेस किया जा रहा है उसको हम सप्रेस इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। ओपन इन्फ्लेशन हमने समझ लिया, ओके। नेक्स्ट वी हैव हेडलाइन इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इज दिस हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन? देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है जब हम टोटल इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी की कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो जितनी भी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जो डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होती हैं उनको कंसीडर करते हैं। देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन समझने के लिए हमें कोर इन्फ्लेशन समझना पड़ेगा पहले। अब देखिए कोर इन्फ्लेशन क्या होती है। कोर इन्फ्लेशन होती है जो भी हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे RBI है, ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो RBI फ्रेम करती है। तो जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, वो ऑफनली क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वो कोर इन्फ्लेशन को यूज़ करते हैं अपने डिसीजंस में या जो भी जो है पॉलिसीज़ बनाते हैं उसमें वो वर्ड जो यूज़ करते हैं दैट इज़ कोर इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इज़ दिस कोर इन्फ्लेशन?
कोर इन्फ्लेशन होती है जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से, हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी टोटल इन्फ्लेशन, है ना, अभी हमने यही समझा हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब टोटल इन्फ्लेशन, ब्रॉडर टर्म है, जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से वॉलेटाइल इन्फ्लेशन को माइनस कर दें। ना व्हाट इज दिस वॉलेटाइल इन्फ्लेशन? वॉलेटाइल इन्फ्लेशन का मतलब हो गया वो इन्फ्लेशन जो कि उन आइटम्स पे की इन्फ्लेशन जो आइटम्स डेली बेसिस पे कंज्यूम होती हैं, यानी जिनके प्राइस जो है वो डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल फूड, वेजिटेबल, एनर्जी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, इन सभी आइटम्स की जिनकी डेली मतलब चेंज हो रही है प्राइस, उस दे विल बी कंसिडर्ड अंडर वॉलेटाइल इन्फ्लेशन, ठीक है। वेजिटेबल्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कुछ फूड आइटम्स हैं, ठीक है, जिनकी जो प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली जिनका प्राइस चेंज होता है, वो उनको कहते हैं हम वॉलेटाइल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है टोटल इन्फ्लेशन। एक्चुअली हेडलाइन इन्फ्लेशन में वॉलेटाइल इन्फ्लेशन इंक्लूड होती है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में वॉलेटाइल इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होती। तो जब ये जो टोटल इन्फ्लेशन में से हम वॉलेटाइल इन्फ्लेशन निकाल दें तो पीछे क्या बचती है? कोर इन्फ्लेशन। तो जो गवर्नमेंट या जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो ज़्यादा किस में इंटरेस्टेड होते हैं? कोर इन्फ्लेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, ओके। Next we have the theories of inflation and causes of inflation, okay. Theories of inflation और causes of inflation, यहाँ आप देखिए कई जगह पे आप इनको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में ही देखेंगे, तो आप जैसे मर्जी चाहे इनको स्टडी करिए, चाहे आप टाइप्स में पढ़ो, चाहे आप थेरीज में पढ़ो, चाहे कॉजेज में पढ़ो, बट द थिंग इज कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। So we have theories of inflation or causes of inflation. Now what is this theories of inflation or causes of inflation? सबसे पहले we have demand pull inflation. First of all we have demand pull inflation. Question पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन नाम से ही पता चल रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब है कि जब मार्केट में ऐसी इन्फ्लेशन यानी ऐसा प्राइस राइज, ठीक है, ऐसा प्राइस राइज जब डिमांड ड्यू टू एक्सेसिव डिमांड, जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, जब डिमांड जो है वो ज़्यादा है सप्लाई से, इस केस से जो इन्फ्लेशन अराइज होगी, इस केस से जो प्राइस राइज होंगे उसको कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है मैंने कि occurs when there is an increase in the aggregate demand categorized by the 4 sectors of economy, that is household, private, government or foreign buyers, when these 4 factors concurrently want to purchase more output, ठीक है। जब ये चारों फैक्टर्स जो हैं यानी कि हाउस होल्ड, प्राइवेट, गवर्नमेंट, फॉरेन बायर्स जो भी हैं, ये सारे जब ज़्यादा परचेज करना चाहते हैं, यानी जब ज़्यादा परचेज करना चाहते हैं मतलब डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, दैन द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, यानी कि जितनी, ठीक है, जितनी सेल्स हैं, ओके, मतलब जितनी प्रोडक्शन है, ओके, जितनी सप्लाई है, ठीक है, सेल्स नहीं सप्लाई है, ठीक है, तो जितनी सप्लाई है तो उसको क्या बोलेंगे? इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द प्राइसेस। इट विल ऑब्वियसली, यानी कि जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो उससे क्या होगा? उसकी वजह से जो इंक्रीज होगा प्राइस में उसको हम बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ओके। इसको कभी कभी कहा जाता है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। अब देखिए टू फ्यू गुड्स मतलब कि सप्लाई कम है, फ्यू गुड्स मतलब सप्लाई कम है, टू मच मनी मतलब कि टू मच मनी यानी कि इन्फ्लेशन है, ठीक है, पैसा जो है मार्केट में ज़्यादा है तो टू मच मनी है, लेकिन गुड्स जो है वो फ्यू है यानी कि सप्लाई जो है वो कम है, टू मच मनी यानी कि पैसा ज़्यादा है यानी डिमांड ज़्यादा है। तो इस जब भी आपको ये सेंटेंस कहीं पे मिलता है कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, तो दैट मीन्स इट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ओके, समझ आ गया, ठीक है। और काफ़ी हद तक जो अभी जो प्राइस राइज है इंडिया में, जो अभी इन्फ्लेशन है, दैट इज़ मतलब वो देखिए हर जगह डिमांड सप्लाई की वजह इज़ द मेन फैक्टर। एक्चुअली इन्फ्लेशन का जो मेन फैक्टर होता है वो डिमांड और सप्लाई होता है, और इंडिया के केस में भी ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन गोइंग ऑन, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा, अगर आप न्यूज़ वगैरह भी देखते हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। मतलब अगर मैं WPI इन्फ्लेशन की बात करूं, अभी खैर हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ WPI इंडेक्स, व्हाट इज़ WPI इन्फ्लेशन, बट आप ऐसा समझिए कि दो इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया, WPI होती है और CPI होती है। तो WPI वी हैव 14.5% अभी जो है हमारी जो इन्फ्लेशन है वो जा रहा है 14.5, तो बहुत ज़्यादा है। इस पे गवर्नमेंट एक्चुअली नीड्स टू सी दैट वेयर वी आर हेडिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है इस टाइम पे मार्केट में। ये 14.5% हमारी जो WPI इन्फ्लेशन है, सो वी नीड टू लुक आफ्टर दिस
ओके, ये मैं बात कर रही हूँ मार्च 2022 की, ठीक है। अभी जो लास्ट मंथ की बात कर रही हूँ मैं, ये मार्च की है सिर्फ इन्फ्लेशन, ठीक है। मार्च की जो है इन्फ्लेशन दैट इज़ 14.55%। नोट्स में ऐड कर दूंगी मैं ये कॉन्सेप्ट, अगर आपने भी लिखना है तो आप लिख लीजिए कि मार्च 2022 की 14.55 WPI इन्फ्लेशन है, ओके। और अगर मैं बात करूं कि 2021 की, अगर मैं बात करूं सेम मार्च की 2021 की बात करूं, उस टाइम पे WPI इन्फ्लेशन थी 7.89%। तो यू कैन सी इन अ ईयर मार्च 2021 में जो इन्फ्लेशन थी दैट वाज 7.89% एंड अभी 2022 मार्च में जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ 14.55%। तो यू कैन सी कि ऑलमोस्ट 7% का सीधे सीधे जंप है, ठीक है। ये भी इन्फ्लेशन ज़्यादा ही थी, तो 14.55 तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है अभी, ठीक है। तो इट इज़, और ये मतलब ये हाईएस्ट रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। तो एनुअली अगर हम देखें, अगर मैं इसको एनुअली, जैसे मैंने आपको कहा था कि मंथली हम कैलकुलेट करते हैं, तो मंथली नो डाउट हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बट ये काफ़ी ज़्यादा अभी लास्ट 17 मंथ्स की हाईएस्ट जो है ये WPI इन्फ्लेशन है हमारी, ठीक है। तो दिस इज़ ड्यू टू, अब देखिए इन्फ्लेशन क्यों है, एक तो सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट तो है ही, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में इन्फ्लेशन है, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन चल रही है अभी, ठीक है। ड्यू टू एक तो कोविड, अभी जो पैंडेमिक रहा, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। इंडिया में जो है वन ऑफ द रीज़न इज़ MSME, कि MSME का जो काम है वो काफ़ी हद तक मतलब बंद हो गया। जो ये स्मॉल सेक्टर्स थे हमारे, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ड्यू टू पैंडेमिक, ड्यू टू कोविड, ये सारे बंद हो गए। और अभी खाली जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस हैं, दे आर ओनली इनटू द मार्केट। वही मार्केट में छोटे मोटे सभी मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस बंद हो गए, आप सबको पता भी होगा, ठीक है। जो छोटे छोटे जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। बड़े प्रोडक्शन हाउस जो हैं वो तो चल जाते हैं, उनके पास इतना पैसा, इतना स्टॉक होता है कि वो काफ़ी सालों तक जो है काम कर सकते हैं। लेकिन छोटे प्रोडक्शन हाउसेस को काफ़ी इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से वो बंद हो गए, और जिसकी वजह से दिस इज़ एक्चुअली द मेन रीज़न इन इंडिया कि जो MSMEs जो हैं वो बंद हुए हैं। दिस इज़ एक्चुअली दैट इज़ द मेन रीज़न दैट वाई दिस WPI इन्फ्लेशन हैज़ गॉन सो अप, ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट तो ये भी एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जो ऑयल इन्फ्लेशन है पर्टिकुलरली, अगर मैं खाली क्रूड ऑयल की बात करूँ, कि जो हमारा क्रूड ऑयल है उस मतलब उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, जिसकी वजह से इट इज़ सेड टू बी की इन्फ्लेशन जो रेट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं CPI इन्फ्लेशन की बात करूं तो एट प्रेजेंट दैट इज़ 6.95% इन इंडिया, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की बात करूं तो अभी खैर आगे हमने डिस्कस करना है कि ये इन्फ्लेशन होते क्या हैं, बट अब ये जो इंडेक्स हैं ये मैंने आपको बता दिया कि इतनी जो इन्फ्लेशन है वो हो रही है, ठीक है। तो चलिए अभी आगे और इसको डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ द कॉस्ट पुश और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। द नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इज दिस इन्फ्लेशन? देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमने समझ लिया। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो ड्यू टू दैट जो उसकी वजह से जो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अनदर इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इज दिस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? देखिए, कॉस्ट लगती है प्रोडक्शन में, ठीक है। जब भी हम प्रोडक्शन करने लगें, जब भी एक जो प्रोडक्शन हाउस है, एक मैन्युफैक्चरर है, जब वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है तो उसके लिए कॉस्ट लगती है, ठीक है। कॉस्ट लगती है, ओके। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। देर आर मेनली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कैपिटल, लेबर, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। कैपिटल, लेबर, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब आप यूज़ करोगे तो आपको कोई ना कोई प्राइस इसके साथ एसोसिएट करनी पड़ेगी, प्राइस देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेबर को हायर करते हो तो आपको इनको वेजेस देने पड़ेंगे। अगर आप लैंड लेते हो तो आपको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट जाएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देयर इज अ प्राइस एसोसिएटेड विद एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ऐसे तो और भी बड़े सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव लॉजिस्टिक्स, वी हैव मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बट मेन जो है ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो जब भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, सो वी हैव टू पे प्राइस, ठीक है। फ्री में तो कोई काम होगा नहीं, हर चीज़ के लिए आपको कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो जब कॉस्ट लगेगी, जब ये कॉस्ट महंगी, मतलब ये जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो लेबर हैं
उनकी वेजेस इंक्रीज हो गई, फॉर एग्जांपल अगर लेबर की वेजेस इंक्रीज हो गई तो यानी कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अगर लैंड का रेंट इंक्रीज हो गया तो यानी कि कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अगर हमें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है तो यानी कि अगेन कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस केस में जब कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो प्राइसेस भी तो इंक्रीज करेगा मैन्युफैक्चरर। अल्टीमेटली प्राइस किसको बेयर करना पड़ता है, अल्टीमेटली सारा किसको, कंज्यूमर को ही बेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो कंज्यूमर जो है उसको ही बेयर करना पड़ता है सब कुछ। तो जब कॉस्ट बढ़ेगी तो कंज्यूमर का जो मतलब जो अल्टीमेट जो प्राइस है प्रोडक्ट्स का वो भी इंक्रीज होगा, तो दैट इज हैंस इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जब भी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से जो प्राइसेस में इंक्रीज आ रहा है दैट इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, ठीक है। सो बेसिकली मीन्स दैट द प्राइसेस हैव been pushed up by increase in the cost of any of the factors of production. So or there is a supply shortage या फिर supply की shortage है which allows the producers to raise the price, ठीक है। So that is the अगर सप्लाई सपोज अगर सप्लाई की शॉर्टेज है तो जो प्रोड्यूसर है वो भी क्या कर सकता है, अपनी प्राइस को इंक्रीज कर सकता है, ओके। इन्फ्लेशन अकर्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स रादर देन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड। तो यहाँ पे जो कॉस्ट जो है उसकी इनपुट इंक्रीज हो रही है रादर देन द इंक्रीज इन द डिमांड, ओके। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है इट मे बी कॉज्ड बाय वेज इन्फ्लेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लेबर्स की वेज इंक्रीज हो रही है, यानी कि अगर वेज इन्फ्लेशन है तो उसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकती है। अगर नेचुरल डिजास्टर कोई आए उसकी वजह से कॉस्ट पुश हो सकती है। इनफैक्ट नेचुरल डिजास्टर में आप डिमांड पुल जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। डी वैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट जो है वो डी वैल्यू हो गया हो तो इन्फ्लेशन हो जाएगा इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में। जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है, उसमें इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इसमें मोनोपली भी आ जाएगी, मोनोपली सेक्टर में भी हमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है, ओके। क्यों देखने को मिल सकती है मोनोपली में, क्योंकि सप्लाई शॉर्टेज है, क्योंकि मोनोपली इंडस्ट्री है, सप्लाई शॉर्टेज है, तो इस वजह से प्रोड्यूसर जो है अपनी जो भी प्राइसेस हैं उनको रेज कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये फैक्टर्स हैं किसके, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर, आज यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स उनको समझेंगे अच्छे से। फिर देयर विल बी वेरियस डेफिनेशंस एंड वेरियस कॉन्सेप्ट्स फर्दर जिनको हम समझेंगे, एंड देन वी विल डू द कंट्रोलिंग मेजर्स, दैट हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है, तो वो समझेंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या समझा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, उसके बाद फिर देन वी डिड द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव द लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन को हम रनिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ये शायद बताना भूल गई मैं, रनिंग इन्फ्लेशन भी होता है इसको, ठीक है, बोलते हैं। देन वी हैव हाइपर इन्फ्लेशन, देन वी हैव सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, देन वी हैव ओपन इन्फ्लेशन, ओके। हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन होती हैं। देन वी हैव द थेरीज ऑफ इन्फ्लेशन विच इंक्लूड्स द डिमांड पुल इन्फ्लेशन विच मीन्स टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एंड देयर बी लॉट मोर टू नो, जैसे कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज़ सेट टू बी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। वी हैव वन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII भी कहते हैं इसको। ये भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करवाऊंगी, ठीक है। CII पे वंस अ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कुछ देख रही थी JKSSB के, तो जिसमें मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा विच इज़ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, विच आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक CII पे आया था, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये CII या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द आपके साथ। आई विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप रिवाइजिंग।